चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पार्ट 2। ठीक है, इसके अंदर हम लोग लगभग 11 पॉइंट्स हैं। ठीक है, हम लोग के पास पहला है लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तीसरा है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स बिटवीन टू इनफिनिटली लॉन्ग पैरेलल प्लेट्स, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर जो कि बहुत रेयर पूछता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड ड्यू टू पैरेलल करंट, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कॉइल, मूविंग कॉइल मैग्नेटोमीटर, कन्वर्जन ऑफ डायमीटर टू एमीटर, अ डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में एक आध टॉपिक्स को हम लोग नजरअंदाज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ठीक है, इसकी कुछ खास वैल्यू नहीं है इसके ऊपर। ओके, चलिए तो हम लोग बात करेंगे अभी बात करेंगे। हाँ, भूल गया मैं, नहीं आवाज सही आती है। चलिए तो जो मेन डिस्कस करेंगे हम लोग वो है, पहला है लॉरेंज फोर्स। ठीक है, लॉरेंज फोर्स क्या होता है, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। तो देखते हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, यानी कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो एक्सपीरियंस फोर्स, इसी को बोलते हैं हम लोग लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। ठीक है, जहां पे ये लॉरेंज फोर्स का वेक्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। अब जब क्रॉस हटता है तो वहां पे आता है साइन। क्या आता है, साइन। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। ये आता है हमारे पास लॉरेंज फोर्स। और समझ आई, हाँ या ना। अब देखो लॉरेंज फोर्स में एक मुख्य चीज जो है वो चार्ज है, और V फॉर आपके हो जाएगा वेलोसिटी, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और साइन उनके बीच में एंगल। अगर हम वेक्टर फॉर्म पे ध्यान देते हैं तो V और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट बना है, यानी कि अगर हमको डायरेक्शन पता करना है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो हम V क्रॉस B को देख के ही बता सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाएं, ठीक है, तो भी के डायरेक्शन में 4 फिंगर और बी की तरफ कर्ल करेंगे, जिधर थंब मिलेगा वही क्या है, हमारा फोर्स ऑफ डायरेक्शन है फॉर अ लॉरेंज फोर्स। ठीक है, जैसे आप गौर करोगे यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये क्या है, वेलोसिटी है। तो गौर करोगे तो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके और ऐसे करेंगे, ऊपर की तरफ है ना मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना। तो फोर्स देख लो आप, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस, जैसे इफ द चार्ज इज एट रेस्ट v इज इक्वल टू 0। अगर चार्ज क्या हुआ है, रेस्ट में है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी तो डायरेक्ट है ना, मल्टीप्लाई में है। v का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो पूरा का फोर्स क्या हो जाएगा, 0। यानी एक केस पता चलता है कि अगर चार्ज मूविंग या चार्ज अगर रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आया। नेक्स्ट है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। अगर थीटा 0 है तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इस केस में हम लोग को जो फोर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक, और अगर हमको मैक्सिमम फोर्स निकालना है कि भाई सबसे मैक्सिमम फोर्स लगे, तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। उस केस में फोर्स क्या लगेगा, सबसे मैक्सिमम लगेगा फॉर अ लॉरेंज फोर्स। बात समझ में आई। चल आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तो फ्लेमिंग ने 2 रूल दिया था, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल किस लिए उपयोग करते थे, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल उपयोग करते हैं जब इलेक्ट्रिकल से क्या बनाते हैं हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी करते हैं, तो वहां पे हम लोग लेफ्ट हैंड का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मोटर, पंखा, ये जो चीजें घूमने वाली है, तो इसमें हम लोग क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम क्या करते हैं, इसको मूव करवाते हैं। तो वहां पे क्या वर्क करता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल।
अभी सोचो राइट हैंड रूल कब एक्ट करता होगा, इसका उल्टा, यानी जब इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड है, तो मैग्नेटिक से क्या जाएंगे हम लोग, मैकेनिकल से क्या जाएंगे, इलेक्ट्रिकल जाएंगे। उस केस में राइट हैंड रूल का उपयोग होगा। जैसे जनरेटर घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो मोटर चलता है, दोनों अलग अलग चीजें हुई ना। यही दोनों केस में लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन लगता है। अब लेफ्ट रूल में जानेंगे कि लेफ्ट में ये जो थंब होता है वो फोर्स रिप्रेजेंट करता है, जो देख सकते हो फोर्स, और जो आपका इंडेक्स फिंगर है, कौन सा फिंगर, इंडेक्स फिंगर है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपका मिडिल फिंगर है वहां पे हमको इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलता है। ठीक है, 900 बार। चलो उसके बाद है हमारे पास है कि नहीं, राइट हैंड रूल में थोड़ा सा अलग है। ठीक है, राइट हैंड रूल में ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मोशन है, और ये इंड्यूस करंट है। कौन सा करंट है, इंड्यूस करंट का मतलब कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन होगा, उस मोशन से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। उस इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं इंड्यूस करंट, और जहां पे इंड्यूस करंट बनता है वहां पे इंड्यूस ईएमएफ भी बनता है, क्योंकि पोटेंशियल और करंट दोनों एक साथ ही निकलते हैं। बात समझ आई। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बताओ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना लगेगा, यानी कि एक तरफ से मान लो कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया, मैग्नेटिक फील्ड लग गया, और ऊपर प्लस और माइनस लग गया, यानी चार्ज लग गया। ठीक है, तो प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक, प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक। तो अब ये बोल रहा है कि अगर इसमें किसी चार्ज को क्या कराया जाए, मूव कराया जाए, तो कितना फोर्स लगेगा उस चार्ज पे। ठीक है, तो गौर करेंगे कि इसके अंदर सबसे पहले याद करेंगे कि F इज इक्वल टू क्यू बाई ई लगता था, है कि नहीं, फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक वाले में पार्ट में, याद है कि भूल गए, याद है। तो यहां से बनता था E इज इक्वल टू नहीं, हमें भी ऐसा लग रहा था F इज इक्वल टू क्यू ई होगा, सॉरी F इज इक्वल टू क्यू ई, ये एक केस था। ठीक है, F इज इक्वल टू क्यू ई, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये है F इलेक्ट्रिक का। अब उसी तरह बात करते हैं F मैग्नेटिक का, तो उसके लिए क्या था, अभी जस्ट पढ़े हम लोग, क्यू वी क्रॉस बी, यही था ना, अभी जस्ट पहले से पहले पढ़े। तो अब देखो ये है इक्वेशन नंबर 2, अब इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दो, जोड़ दो, तो यहां पे हो जाएगा एफ ई प्लस एफ बी, यहां पे क्या हो जाएगा क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन है दोनों में, क्यू कॉमन है, तो यहां हो जाएगा ई प्लस वी क्रॉस बी, और ये है हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो सिंपली मैग्नेटिज्म में भी लगता है तो लॉरेंज फोर्स है, और दोनों वर्क कर रहा है तो भी क्या है, ये लॉरेंज फोर्स ही है, क्योंकि दोनों को एक्सप्लेन सबसे पहले लॉरेंज नहीं किया था। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो ये था, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है एक जगह फॉर्मूले में। ठीक है, बाकी सब एक नंबर, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट में फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक कंडक्टर है जिसमें करंट बह रहा है, और उसको मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या कर दिया है, पुट कर दिया है, तो बताओ कि उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है कि फोर्स आई पे क्या करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है, जो फोर्स है वो एल पे क्या करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है, जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है, जो फोर्स है वो साइन थीटा पे क्या करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्या मिलेगा हमको, F इज इक्वल टू के आई एल बी साइन,
ब्लू कलर नहीं दिख रहा है, वो ब्लैक पे ब्लू चल गया जो। क्या हो गया? नहीं दिख रहा है, दिखेगा उसमें। नहीं दिख रहा था, वो भी कहीं देखते हो। दिख रहा है। दिख रहा था। हम्म, हाँ दिख रहा है। दिख रहा है। साइन थीटा। हाँ, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। की आई एल बी साइन थीटा हो गया ना यहाँ पे, और K की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1। तो F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड कि कितना फोर्स लगेगा। अब डायरेक्शन निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? इसका वेक्टर फॉर्म चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा? F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला इसका। तो ये है आपका मैग्नीट्यूड और ये है आपका वेक्टर फॉर्म। बात समझ में आई? ध्यान दे रहे हो ना इधर? चलो, कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि इतना ही फोर्स लगेगा दोनों में, ठीक है। और डायरेक्शन निकालने के लिए एल क्रॉस बी, यानी एल के डायरेक्शन में 4 फिंगर, बी की तरफ कर्ल, जिधर थंब, वो देगा हमको कि डायरेक्शन किधर है मैग्नेटिक फील्ड का। नहीं, हाँ, फोर्स का डायरेक्शन किधर है। ओके, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। तो वो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, कि हमारे पास दो कंडक्टर हैं, ठीक है, दोनों पैरेलल हैं और दोनों में करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो उनके बीच में फोर्स क्या लगेगा? ठीक है, तो सिंपल से समझेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का है। बहुत सिंपल से दो टॉपिक, आपको दो चीज़ें दिमाग में रखनी है। एक, अगर ये सेम डायरेक्शन में रहे, ठीक है, सेम डायरेक्शन में रहे, तो ये आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और अगर ये रिवर्स डायरेक्शन में रहे तो ये आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। ठीक है, और वो इन द फॉर्म क्या है? फोर्स है ना। वो फोर्स का फॉर्मूला है म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πr। ये फॉर्मूला है, बस इतना सा। ठीक है, तो आप इसको याद कर लो या फिर इसको याद कर लो, ये भी सबसे आसान तरीका है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। बात समझ में आई? तो ये था हम लोग के पास। एक और चीज, फोर्स किस कंडीशन में? बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके बीच में लगने वाला। और एमसीक्यू में एक सवाल पूछे जाते हैं कि अगर दो कंडक्टर के डायरेक्शन सेम है करंट फ्लोइंग का, तो बताओ उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। बात समझ में आई? वहां पे ऑप्शन देगा 4, अट्रैक्शन, रिपल्सन, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो क्या लिख के आएंगे? अट्रैक्शन लिख के आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अगला, वो है, देखो अभी ये देखो यहाँ पे, जब दोनों सेम डायरेक्शन है तो क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब एक ऊपर है और एक नीचे है, तो आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और इसको चेक कर सकते हैं हम, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ या फिर मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाओ, दोनों में से कुछ भी आप अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, जैसे कैसे, देखो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे गौर करो, ये ऊपर जा रहा है ना, तो ये हो गया आपका, तो फॉर्मूला क्या है फोर्स का? ठीक है, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है, तो ये लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड, एक सेकेंड, इससे तो हम मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगा देंगे ना। हमको यहाँ पे कौन सा फोर्स लगाना है? कौन सा फोर्स निकालना है? फ्लेमिंग का भी लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे हम लोग। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, तो ये क्या है आपका? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? करंट। और ये क्या है? फोर्स। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ फोर्स में, तो किस डायरेक्शन में? मान लो कि फोर्स इधर है और ये क्या है? ये करंट है ना, ये करंट है। अरे ये करंट है और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? करंट है। ये क्या? हाँ देखो आ गया। तो ये है आपका करंट, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड और इधर लगेगा फोर्स। तभी तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्रॉस। ये आपस में क्या करना है? फोर्स लगा के आएंगे ना सब। अरे सटेंगे नहीं अपने में,
हाँ अट्रैक्शन करेंगे तो उस वाले केस के लिए बस इस पे ज़्यादा नहीं दिमाग लगाने का है, सिंपल है, सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन रिपेल, फिक्स कर लेना है इसको। नेक्स्ट है हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। तो एम्पियर क्या होता है, तो हम लोग इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक आपने छोटे क्लास में पढ़ा था I = Q/T। तो यहाँ पे जब 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड में क्या करते हैं हम लोग, पर सेकेंड हम उसको फ्लो कराते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 एम्पियर क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है। और उसी चीज को यहाँ पे क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है किस फॉर्म में, फोर्स पर यूनिट लेंथ के फॉर्म में, जहाँ पे I1 की वैल्यू I2 बराबर 1 एम्पियर, देन फोर्स क्या लगेगा, फोर्स लगेगा 2 × 10⁻⁷, यानी कि दो कंडक्टर है, दोनों में 1-1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो उस केस में, और उनका जो रेडियस है वो भी 1 मीटर का है, तो उस केस में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, जो कि आपस में क्या कराएगा, अट्रैक्शन करवाएगा। बस में। और रिपल्सन के केस में भी अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो भी इतना ही रिपल्सन का भी फोर्स होगा। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों के लिए फोर्स की वैल्यू है, उसको याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, अगर याद है तो बहुत बढ़िया। देखो क्या है, 1 एम्पियर इज दैट करंट विच पास थ्रू 2 पैरेलल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम कॉज इच करंट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ कितना, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये फिक्स्ड वैल्यू है। क्या है ये, परमानेंट फिक्स्ड वैल्यू है। आप ये कांस्टेंट वैल्यू, आप इसको दिमाग में रख सकते हो। कंडीशन क्या है, कंडीशन जब करंट कितना फ्लो हो रहा हो, 1 एम्पियर, और उनके बीच में दूरी कितनी हो, 1 मीटर की, तभी ये पॉसिबल है। बात समझे। नेक्स्ट है हमारे पास आगे, अगला क्या है, ये द कंडक्टर है। तो 1 एम्पियर तो बता रहे थे हम लोग इतने देर से। हाँ ये फॉर्मूला आप देख रहे हो, इस फॉर्मूले पे ही अप्लाई करना है ना हम लोग को। वहां पे I1 की जगह पे 1, I2 की जगह पे 1, R की जगह पे 1, हर जगह 1 1, तो बचेगा क्या, μ0/2π, यही बचेगा ना, हाँ या ना। फिर नीचे ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई नीचे और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो ये हो जाएगा μ0/4π × 2। अब इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷, हो गया, खत्म, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो ये कैसे आपस में ये अट्रैक्शन करते हैं और ये कैसे आपस में रिपल्सन करते हैं, दोनों का फील्ड अट्रैक्शन रिपल्सन देख रहे हो यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे मोशन कर रहे हैं, हाँ या ना। अब उस केस में दोनों आपस में सुपर इम्पोज हो जा रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिव कंडीशन जनरेट हो रहा है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे गौर करो, एक का क्लॉकवाइज बन रहा है, एक का एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, और दोनों का यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ही बन रहा है, इसलिए आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों का अलग अलग बन रहा है, इसलिए आपस में क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, रिपल्सन हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर लूप है और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इस पर कितना टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे एक एक करके कि सबसे पहले ये बताओ कि इसमें 4 साइड है, हाँ या ना, PQ, QR, RS और PS, ठीक। और हर साइड पे लगेगा फोर्स, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ा हमने F = ILB, पढ़ा ना अभी ILB, अभी जस्ट, हाँ या ना। क्या हुआ, मुंह क्यों बना रहे तुम, अल्लाह, ILB नहीं पढ़ा है, देखो चेक करो, अभी जस्ट पढ़ा F = ILB sin थीटा, हाँ। तो अब जैसा कि ये लेंथ है ना, PQ, QR, RS, SP, तो उस लेंथ पे ही तो एक्ट करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे है, हाँ हाँ, चारों साइड पे फोर्स लगेगा, और चारों साइड पे अलग अलग बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो पहले है SP पे, देखो SP यानी इस वाले साइड पे, तो इस वाले साइड पे क्या फॉर्मूला है, ILBB,
जहां पे एल की जगह पे क्या रखा हुआ है, बी, क्योंकि इसका साइड का नाम क्या है, बी, लेंथ बी है इसका, और इसके साइड का लेंथ क्या है, एल है, यानी लेंथ एल और विड्थ को बी रिप्रेजेंट किया गया है। तो उस केस में बनेगा आपके पास रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, आई बी बी साइन थीटा। उसी प्रकार हम क्यू आर पे भी निकालेंगे, क्यू आर का मतलब इसका अपोजिट साइड, ये वाला, सेम वही कंडीशन आएगा, आई बी बी साइन थीटा। अब देखो जैसा कि दोनों पे फोर्स पे इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब इन देखो इस वाले के अंदर जो करंट है वो इधर का है, देखो इस वाले के अंदर करंट किधर का है, इस साइड का, और इस वाले के अंदर देखो दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है ना, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा इनका। यानी पूरा का पूरा इफेक्ट किस पे दिखेगा, पी क्यू पे और एस आर पे, ठीक है। तो अब देखो फोर्स ड्यू टू पी क्यू कितना होगा, आई एल क्रॉस बी हो जाएगा, नॉर्मलाइज करोगे तो आई एल बी साइन थीटा, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो आई एल बी बन गया। उसी तरह इस पे भी क्या बनेगा, दूसरे साइड पे भी आई एल बी बनेगा, हाँ या ना। और जैसा कि दोनों पे फोर्स क्या है, इक्वल है, लेकिन इस केस में भी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, देख लो फोर्स इक्वल है पर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यहां पे भी लगा देंगे हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, पता लगाने के लिए कि ये घूमेगा कैसे, इस पे टॉर्क लगेगा कैसे, हाँ या ना। तो देखो यहां पे जब गौर करोगे तो ये है आपका करंट का डायरेक्शन, हाँ या ना, ये है मैग्नेटिक फील्ड का। तो अब हमको पता लगाना है कि इसका ये वाला PQ हिस्सा किधर जाएगा, तो यहाँ पे लगा दो लेफ्ट हैंड, ये क्या है, करंट, और देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड, यानी PQ आएगा बाहर, ठीक। तो उसी तरह SR कहाँ जाएगा, अंदर। तो देखो ये ऐसे है ना, तो ये ऐसे होगा, ठीक है, मतलब ये ऐसे ऐसे घूमेगा, पूरा का पूरा रोटेट करेगा, यानी कि PQ वाला बाहर आएगा और SR वाला अंदर जाएगा। ये फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ऐसे ही घूमता है वो, पूरा घूमने का सेंस यही है, उसी को टॉर्क बोलते हैं हम लोग, ठीक है, टर्निंग इफेक्ट। तो यहां पे है हमारे पास, बट दे एक्ट अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, हेंस अबाउट द एक्सिस ऑफ द कॉइल। तो जो टॉर्क लगेगा वो क्या होगा, एक्सिस ऑफ द कॉइल, उसी को हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। कितना होगा देखो, तो टॉर्क, एक टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही फॉर्मूला है ना टॉर्क का। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे ये है टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू, तो फोर्स देखो PQ पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फोर्स, तो यहाँ पे है टाउ इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, हाँ या ना। और साइन थीटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस थीटा में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है, कंपोनेंट ब्रेक, ठीक है। तो ये हो जाएगा B cos थीटा, फिर ILBB cos थीटा। अब लेंथ इनटू ब्रेथ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एरिया। और ये पूरा का पूरा एक टर्न के लिए नहीं होता है, किसी भी सिस्टम के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं उसमें, टर्न, तो उसमें आ जाएगा NIAB cos थीटा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आगे में। तो एक मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट जानते हो क्या होता है, जानते हो नहीं जानते हो, क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, रूट में n ब्रैकेट में इक्वल्स टू हैं, ये क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, केमिस्ट्री में नहीं बतानी है आपको, अरे इसका फिजिक्स का मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। ये हो जाता है QM इंटू 2L, ये डायपोल की तरह ही है, Q इंटू 2A होता था ना, यहाँ पे ये हो जाता है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखो गौर करो, इफ phi इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड रेसोमैग्नेटिक फील्ड, देन थीटा प्लस phi इज इक्वल टू 90। अब ये दिखा कहाँ पे, तो गौर करोगे यहाँ पे, गौर करो ये दिख रहा है क्या आपको, तो यहाँ पे ये कंडीशन जनरेट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5, तो जहाँ पे भी कॉस होगा, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, क्योंकि कि 90 माइनस और प्लस पे क्या हो जाता है, साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, और कॉस कन्वर्ट होता है साइन में। वैल्यू पुट किया तो ये हो गया IAB cos 90 माइनस 5, तो टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन 5, हाँ या ना।
तो ये है हमारे पास टाउ का रिक्वायर्ड फॉर्मूला, जो बोलते हैं NIAB, या इसको बोलते हैं NIBA। क्या बोलते हैं? NIBA। ये कब बनेगा? जब साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री, नहीं 90 डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? निब्बा। देखो बनाना निब्बा। हाँ, तो टाउ बराबर NIBA वो है हम लोग का टॉर्क अप्लाइड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बात समझ आई? चलो, तो ये था हम लोग के पास रिक्वायर्ड टॉर्क का फॉर्मूला। हाँ, निब्बा साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है आगे, कोई मतलब नहीं है इसका, समझ में आया वाला? नेक्स्ट है हमारे पास टॉर्क इन अ वेक्टर फॉर्म। उसी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जो अभी निब्बा निब्बी की हो उसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? तो वो होगा आपके सामने, देखो NIA क्रॉस B, दिख रहा है? जिसको हम फाइनल लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू NM क्रॉस B, जहां पे I इंटू A को क्या लिख दिए हम? M, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तब जाके यहां बना टाउ बराबर N क्रॉस क्या बना? टाउ बराबर N ब्रैकेट M क्रॉस B, यानी कि डाइपोल मोमेंट का ऐसे में 4 फिंगर, अब B की तरफ कर्ल, जिधर थंब देगा उधर देगा हमको टॉर्क का डायरेक्शन। अब उसी तरह कुछ नोटिस हैं नोट्स में, द कॉइल विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द टॉप व्यू अकॉर्डिंग टू द फिगर अबाउट द एक्सिस ऑफ द कॉइल शोन बाय द डॉटेड लाइन। यानी कि अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ना, देखो निकल रहा था जब तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर ऐसे गया तो क्लॉकवाइज, पर ऐसे जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा है द टॉर्क एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन अलोंग द डॉटेड लाइन टू मैक्सवेल स्क्रू रूल, यानी कि मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल भी वहां पे क्या कर सकता है? वर्क कर सकता है, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इफ फाई इज इक्वल टू 0 देन टाउ कितना हो जाएगा? अगर फेज चेंज नहीं होगा तो टॉर्क होगा उसके अंदर? नहीं होगा टॉर्क। नेक्स्ट है इफ फाई इज इक्वल टू 19 देन टाउ इज मैक्सिमम, और अगर फेज में चेंज होगा, 90 डिग्री बन गया वहां पे, उस केस में टॉर्क कितना होगा? सबसे मैक्सिमम होगा। अब इसका SI यूनिट क्या होता है? टेस्ला। बात समझ आई? अब नेक्स्ट है द एबव फॉर्मूला फॉर टॉर्क कैन बी यूज्ड फॉर लूप इरिस्पेक्टिव ऑफ द शेप, यानी कि हम लोग शेप से बहुत डिपेंडेंसी नहीं है, शेप चेंज करोगे तो भी यही फॉर्मूला क्या होगा? उस पर काम करेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगुलर लूप हो तभी ये फॉर्मूला काम करे, अगर आप सर्कुलर लूप भी रखोगे तो भी यही फॉर्मूला क्या होगा? उसके ऊपर एक्ट करेगा, अप्लाई होगा। बस समझ में? तो आपको जो टॉर्क का यूनिट वो न्यूटन मीटर होगा ना, वो टेस्ला तो B की यूनिट, वो सबकी सेपरेट दी है, B इन टेस्ला, I इन एम्पियर। तो टॉर्क का तो फॉर्मूला लोग पहले जानते हैं ना कि न्यूटन मीटर होता है, हाँ या ना? कहीं पे भी टॉर्क आएगा तो उसका न्यूटन मीटर ही होता है। ठीक है, वो चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास मूविंग कॉइल और सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, यानी मूविंग कॉइल सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? तो देखो आप लोग को पहले की जो कॉपी में करवाया गया था उसमें से ये फिगर हल्का हल्का मैच कर रहा है, देखोगे ध्यान दोगे तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है पॉइंटर, उसके बाद वायर है, उसके बाद यहाँ पे आपका एक ड्रम टाइप का लगा होता है, ड्रम पे कॉपर वायर लपेटा होता है, 2 ठे मैग्नेट होता है, उसके बाद वो स्प्रिंग के साथ कहाँ जुड़ा होता है? उसी के नीचे के साइड में, और एक तरफ उसको कर देते हैं हम लोग ग्राउंडिंग। ठीक है, पुराने वाले कॉपी है ना आप लोग पास ना, उसमें नोट्स में देखना आप लोग। नेक्स्ट है इसके अंदर जो हम लोग को जानना है वो जानना है आपका टॉर्क में, आपका टॉर्क जो जानना है वहां पे, और दूसरी चीज जानना है करंट। ठीक है, करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो कितना होगा इसमें? फिगर इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पूछा तो फिगर बनाना पड़ेगा, और बुक कॉपी में जो फिगर आप लोग बनाए हो वो ज़्यादा आसान है। ठीक है, उसको आप आराम से बना सकते हो बिना कहे हुए। देखो टॉर्क एक्सपीरियंस कितना करेगा कॉइल, तो वो अभी जस्ट जाने हम लोग कितना, NIAB साइन फाई थीटा, जो आप समझते हो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे डिपेंड करता है। फिर रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा? तो टाउ बराबर K अल्फा, जहां पे K क्या है? रिस्टोरिंग टॉर्क है, और अल्फा क्या है? एंगुलर ट्विस्ट। क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो अकॉर्डिंग टू क्लास 11 उसमें स्ट्रेस भी आता है, और जब स्ट्रेस होता है ना तो स्ट्रेस या रिस्टोरिंग फोर्स, यानी जब किसी चीज को आप बेंड करोगे तो वो अपने इलास्टिक लिमिट के अंदर अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है, जिसमें हम लोग यहाँ पे K बराबर क्या जाने हैं?
रिस्टोरिंग टॉर्क, वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स था, यहाँ पे रिस्टोरिंग क्या है, टॉर्क। और यहाँ पे है अल्फा क्या है, एंगुलर ट्विस्ट, यानी कितना ज्यादा उसका वायर क्या हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम का केस आएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब कि बिल्कुल स्टैंडर्ड कंडीशन, आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का स्टैंडर्ड कंडीशन आएगा, उस केस में उसके अंदर करंट कितना होगा, वो होगा I = K/N/AB sin phi इंटू अल्फा। यानी कहने का सेंस है कि जो भी आप गैल्वेनोमीटर देखते हो यहाँ पे, और ऐसे सुई जो होती है वो कितना रोटेट करेगी अपने जगह से, तो वो रोटेशन डिपेंड करता है करंट सेंसिटिविटी पे, और ये है आपका इस पे डिपेंड करेगा पूरा का पूरा, जिस पे कौन इंपॉर्टेंट है आपका, अल्फा। तो जो साइन फाई है ना, उसको अगर हम एलिमिनेट कर दें मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पेक्ट में, तो ये अपने ओरिजिनल से कितना ज्यादा बेंड होगा वो हमको आई पे पूरी तरह डिपेंडेंसी मिलती है। और उसको कौन इफेक्ट करता है, तो वो करता है रिस्टोरिंग टॉर्क। यानी एक बार करंट दिया तो घूमेगा सुई, वो सुई घूमता कैसे है, तो वो घूमता है टॉर्क की वजह से। टॉर्क का कंडीशन क्या था कि when a current carrying conductor placed in magnetic field then it will move। टॉर्क लगेगा उस पर, टॉर्क लग गया। अब जब टॉर्क लग गया तो उसको रिस्टोर भी करना होगा ना, क्योंकि करंट हटाओगे तो फिर कहाँ आना चाहिए उसको, वापस। उस कंडीशन के लिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होती है। बात समझ में आई, बोलो। तो आप लोग को ये भी एक इक्वेशन आपकी कॉपी वाले नोट्स पे बताए गए हैं, ठीक है, और वो इक्वेशन भी आप ध्यान देना, वो भी इजी इक्वेशन बताया गया है, देखो ना। चलो नेक्स्ट है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इससे कोई मतलब नहीं है हम लोग को, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से हाँ कोई मतलब नहीं। हाँ, अब बात करेंगे हम लोग करंट सेंसिटिविटी की, यानी कि कितना गैल्वेनोमीटर में कितना करंट होगा, तो वो डिपेंड करेगा एंगुलर ट्विस्ट अपॉन आई। एंगुलर ट्विस्ट अपॉन आई पे डिपेंड करेगा। एंगुलर ट्विस्ट अपॉन आई की वैल्यू किसके बराबर होगी, NAB/K के बराबर होगी। ये दोनों वैल्यू आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अगर करंट कंडीशन क्या आया, कंडीशन अगर आया, अगर पूछा कि करंट सेंसिटिविटी है क्या, ठीक है, तो अगर डेफिनेशन सोचोगे तो क्या है, द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करेंट। यानी कि जब करंट मिले और वो कितना डिफ्लेक्ट करे उसी को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। और वही सेम केज कि जब जितना वोल्टेज मिले वो कितना सेंस करे उसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। बात समझ आई। तो अभी थोड़ा सा सोचोगे तुम लोग कि करंट सेंसिटिविटी इन द सेंस क्या है, तो पर यूनिट करंट का मतलब, पर यूनिट करंट का मतलब क्या है कि नीचे क्या रहेगा, आई रहेगा, और ऊपर क्या रहेगा कि वो कितना घूम रहा है, और घूमने वाले को कंट्रोल कौन कर रहा है, एंगुलर ट्विस्ट, तो एंगुलर ट्विस्ट अपॉन आई, ठीक है। इस पे ज्यादा नहीं सोचने का एकदम। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। अगर कैसे करेंगे, तो अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमको एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है पैरेलल में, जिसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे शंट रेजिस्टेंस क्या है, तो इट इज अ small resistance, valued resistance that help to convert the circuit as we want या as usual, जिस पे डिपेंड करता है, जैसे जरूरत है उसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो शंट रेजिस्टेंस जब लगाते हैं तो उस केस में I - IG × S = IgG, ठीक है। यानी कि ये एक सर्किट की तरह बात करो, तो देखो यहां से स्टार्ट करें हम लोग, यहां से आई, यहाँ से जब I आया तो IG उधर चला गया और IS कहाँ चला गया, इधर। लेकिन फिर जब वो आएंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो जितना इनपुट है उतना ही क्या है, आउटपुट है, उसी को हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कि जो IgG की वैल्यू है, यानी करंट इन गैल्वेनोमीटर की वैल्यू है, वही वैल्यू नीचे भी जाएगी, क्योंकि पैरेलल के केस में करंट डिवीजन क्या होता है, इक्वली लाइकली होता है। अगर दो पैरेलल है और 6 एम्पियर करंट जा रहा है तो 3 एम्पियर ऊपर जाएगा और 3 एम्पियर नीचे जाएगा, दोनों तरफ जाता है इक्वल इक्वल। तो इसमें जो वैल्यू जा रही है वो वैल्यू इसमें जाने क्या है, बराबर है। यानी करंट क्या हो गया है, कम, करंट क्या हो गया है, कम, तो करंट कम हो गया। अब यहां से उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो S = अब तो तुम कर ही सकते हो ना, यहाँ के बाद से आपने ये पता लगा दिया कि इसमें जो करंट जा रहा है वो इसमें ये करंट के क्या है, बराबर है। तो अगर हमको S की वैल्यू पता लगानी तो नहीं निकालेंगे, हाँ या ना।
तो S इज इक्वल टू, यहाँ पे केस क्या है, इज इक्वल टू IgG, यानी यहाँ से ये पूरा वैल्यू कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे। तो S इज इक्वल टू IgG अपॉन I माइनस IG, ठीक है। और ये है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका सर्किट, जो कि इम्पोर्टेंट है, और दूसरा पार्ट है ये दोनों रिलेशन, इसके अलावा उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो और इसके क्वेश्चंस इक्वली लाइकली आते हैं पेपर में, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, दोनों कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर में क्या करेंगे, तो वही जो रेजिस्टेंस पैरेलल लगा रहे थे ना, वही क्या कर देंगे हम लोग, सीरीज में लगा देंगे। जब सीरीज में लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो V की वैल्यू है वो IG ब्रैकेट G प्लस R, यानी कि जो पोटेंशियल इसमें गैल्वेनोमीटर में जाएगा वही पोटेंशियल R में भी जाएगा, हाँ या ना, उसी से पास हो जाएगा ना, उसकी वैल्यू को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे हमको पोटेंशियल मिला, पता ना फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो थोड़ा सा फॉर्मूला V का, तो V बराबर क्या होता है, IR होता है ना। तो यहाँ पे V ये है I और G प्लस R दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस, यानी V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या कर लेंगे हम, R इज इक्वल टू V बाई IG माइनस G, ये रेजिस्टेंस पता कर लेंगे कि कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस इसमें लगा है। दो बातें क्लियर करेंगे, ऊपर वाले केस की बात करो चाहे नीचे वाले केस, दोनों केस में हम रेजिस्टेंस ही पता लगा रहे हैं कि कितना रेजिस्टेंस उसमें क्या किए हम लोग, एडिशनल किए हैं, कितना रेजिस्टेंस लगाए हैं। और यही बताएगा कि कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में क्या करना है, हमको कन्वर्ट करना है। पसंद है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर। एमीटर और वोल्टमीटर में क्या फर्क है, तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, हाई होता है। आपका रेजिस्टेंस, एमीटर में रेजिस्टेंस क्या है, GS बटा G प्लस S, सर्किट की तरफ से बात कर रहा है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, सिंपल G प्लस R। यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है बहुत स्मॉल, यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा। अब देखो, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज इन्फिनिटी, ठीक है, बहुत इन्फिनिटी तक होता है रेजिस्टेंस। इट इज रेजिस्टेंस इज लेस देन दैट ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होती है, कम होती है, और इसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसमें क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल डिक्रीज द रेंज ऑफ द गिवन एमीटर, हम रेंज नहीं घटा सकते, पर हम वोल्टमीटर में रेंज क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस, कम से कम 3 आपको दिमाग में रखना है, ओनली 3। ये नहीं कह रहा है कि सारे नहीं, सातों में से केवल 3 रख सकते हो ना, पहला रखो, चौथा रखो और छठा रखो, इजी है, ठीक है, आप दिमाग में रख सकते हो। बात समझ आई, खत्म हो गया इसी के साथ। चौथा वाला एक कौन सा चौथा, चौथा है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो क्या दिक्कत है, मतलब फिगर में सर आप पैरेलल बनाए थे उसको एमीटर में, अरे गजब स्थिति है, एमीटर को किस में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। और यहाँ पे रेजिस्टेंस ना बताया हूं मैं कि रेजिस्टेंस ऐड करते हैं पैरेलल में, गधा है एक नंबर का, ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे हम पूरे डिवाइस की बात कर रहे हैं, डिवाइस, और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, कैसे बनाएं, यहाँ पे कैसे बनाना है इस पे फोकस करना है। और यहाँ पे वो डिवाइस पे बात कर रहे हैं कि बन चुका है, अब उसका यूज करने का समय आ गया है, नहीं समझे, हाँ वो वाला केस है, ठीक है, ये ठीक है, हो गया, बंद कर, खत्म कर, ये 3 टॉपिक में बचा है, खत्म कर, बंद कर, छुट्टी कर देंगे।